अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार मुजम्मल सहवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चंदेला साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? सब बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको अपने यूट्यूब चैनल की मुबारक हो। जिस तरह माशाल्लाह आपका यूट्यूब चैनल ग्रोथ कर रहा है, लोग आप पर इत्मीनान कर रहे हैं, आपको देखने के लिए आते हैं। ये वाकई ही एक मुबारक देने वाला काम है सर, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू। बस जी, मैं डरता रहा बनाने में। बड़ी लेट बनाया मैंने। नहीं, हाँ। कोई भी काम लेट नहीं होता, जब भी कर ली जाए वो वहीं से शुरू होता है। तो आपने अब भी बना लिया और अपने डर से खत्म किया, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, थैंक चल यू। सर, मैं शुरू तो बहुत सारे मौजूआत हैं, लेकिन जो कल रात को एक मतलब कि नोबल इनाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सदर ट्रंप को नामजद करना, सर इस पर आपकी क्या राय है सर? इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक मूव। देखिए, मेरी बात सुनिए। हर मुल्क, हर कौम अपने मुफाद के लिए काम करती है। अपना इंटरेस्ट सबसे पहले है। हमें हमें ये सूट करता है कि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का क्रेडिट लें। इंडिया को नहीं सूट करता। जब हम ये समझते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो है सीज फायर का क्रेडिट लें, हम उनको क्रेडिट दे रहे हैं। और अगर वो उनको नोबेल इनाम के लिए भी पाकिस्तान नामजद करते हैं, तो पाकिस्तान के तो मफाद में है। उन्होंने हमारे लिए तो अमन के लिए कायम काम किया है। मतलब इट्स अ वेरी स्मार्ट एंड इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक मूव। फुल मार्क्स टू द गवर्नमेंट। अच्छी सोच है, बेहतरीन है। और फील्ड मार्शल की मुलाकात के बाद ये करना बेहतरीन है। उसको रेसिप्रोकेट किया गया है। जब उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल को इज्जत दी है और उसको व्हाइट हाउस बुलाया है, उसको खाना खिलाया है, उसके बारे में अच्छे कलमात कहे हैं, तो रियासत पाकिस्तान को उसका उन नेक जज्बात का जवाब नेक जज्बात से देना चाहिए था। दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट डिप्लोमेटिकली। ठीक है, बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप पिछले महीने, डेढ़ महीने से पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहा था और पाकिस्तान के लिए ये जो वो संदेला उनके साहब, जज़्बात। संदेला साहब, मैं जो आपकी तारीफें करता रहूं, कोई तोहफा भिजवा ही दोगे ना? मन जवाब इसके मतलब इसमें तरीके तोहफा देता सी ट्रंप साहब ने। थैंक यू वेरी मच किया, और की करिए। ठीक है बिल्कुल, ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। अच्छा, तो ये जो मुलाकात फ़ील्ड मार्शल साहब की हुई है, ज़रा ये बताएँ क्या इन्फॉर्मेशन है? ये कोई अभी ये जो मामलात हुए हैं ईरान और पाकिस्तान भारत जंग, ये कोई पहले से थी कि अचानक मुलाकात तय हुई है ट्रंप के साथ फ़ील्ड मार्शल की? देखिए, अचानक नहीं तय होता कुछ भी। जी, आप ये बात समझिए, वो अमेरिका गए थे, जी। किसी अंडरस्टैंडिंग पे ही गए थे ना। आप बात समझें। और वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उनकी मुलाकात ट्रंप से जाने से पहले तय थी। ये ज़रूर है कि अनाउंस नहीं की गई थी, लेकिन मेरे ख़्याल में अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी। जहाँ तक मुझे इत्तलात हैं या मेरी बात जो मुझे पता चला है, मोहम्मद बिन सलमान ने इसमें बहुत कलीदी रोल अदा किया है। और भी लोगों का रोल है। पाकिस्तान की अपनी एस्टेब्लिशमेंट की वर्किंग भी है अमेरिका में। एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के तल्लुकात हैं, सफारतकारी है, वो सब कुछ है। लेकिन एमबीएस का एक कलीदी रोल है। और उन्होंने भी ट्रंप से बात की। और मेरे ख्याल में इट्स अ गुड ब्रेक थ्रू। हमें इस पे खुश होना चाहिए। और पाकिस्तान कौन सा दुनिया का मुल्क है जो नहीं चाहता कि अमेरिका के उसके साथ अच्छे तल्लुकात हो? कोई एक बिल्कुल ठीक मुल्क कह रहे हैं। दुनिया का बता दें कि रूस और चीन भी चाहते हैं कि उनके अमेरिका से अच्छे तल्लुकात हो। आप आज पुतिन से पूछें, आप अमेरिका से अच्छे से, वो कहेगा सैंक्शन हटा दें, ट्रेड कर लें। रूस के लिए बहुत। चीन से पूछें, वो कहेगा ट्रेड डील करना चाहता हूँ। तो मुझे तो दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं लगता कि जो अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात ना रखना चाहता हो, समेत इंडिया समेत। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के अगर अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात होते हैं, मिनरल्स की डील होती है, ऑयल गैस की डील होती है, और चीजों की डील होती है, इट्स गुड फॉर पाकिस्तान। इफ अमेरिका इज विद अस, वी शुड बी वेरी हैप्पी। बिल्कुल ठीक है। तो जो ट्रंप के बारे में ये था कि कुछ साइन हो गए हैं, ईरान पर हमला करने चाहते हैं और फिर ये फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई और वो सब कुछ रुक गया। क्या इस मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए टाइम माँग लिया सोचने के लिए? देखिए, यकीनन मुझे नहीं पता फील्ड मार्शल साहब ने क्या कहा है। मैं क्या सराहनीय गल है। लेकिन एक जेन्युइन बात है कि अगर ईरान पर हमला है, ईरान में लड़ाई होती है, तो पाकिस्तान के उस पर असरात, हम कोई हैप्पी तो नहीं होंगे उस लड़ाई से।
खित्ते में अदम इस्तेहकाम होगा, और उससे हम देखें ना जी, पहले अफगानिस्तान की लड़ाई से कोई 40-50 लाख महाजरीन आ गए। ईरान में अनरेस्ट होता है, महाजरीन पाकिस्तान आ सकते हैं, अनरेस्ट हो सकते हैं, तो हमें तो खित्ते में लड़ाई हमारे मुफाद में तो नहीं है। और फिर पाकिस्तान के और ईरान के अच्छे तल्लुकात भी हैं। मेरा अंदाजा है कि उन्होंने यही कहा होगा कि सफारतकारी को मौका दें, बातचीत से मसाइल हल करें, कोशिश करें कि लड़ाई ना हो। मैं नहीं समझता कि आसिम मुनीर ने जाके कहा होगा तेहरान पे बम मार दें, मैं आपके साथ हूँ, आइए मिलकर तेहरान से लड़ते हैं, ऐसे तो नहीं हुआ होगा। कोई हम तो ईरान के साथ नहीं लड़ना चाहते, तो यकीनन उन्होंने कहा होगा कि डिप्लोमेसी को एक मौका दें, सफारतकारी के तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने के बाद आदमी को जंग पे जाना चाहिए। और वो सफारतकारी के ऑप्शंस यूज कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के डायरेक्ट बातचीत भी हो रही है, यूरोप से भी हो रही है, लेकिन साथ साथ हमले का खतरा भी है, वो भी अपनी जगह एक खतरा मौजूद है। आज रात हो जाए, कल हो जाए, ट्रम्प की डेडलाइंस पर कोई नहीं, ब्लफ भी तो मारता है ना। हो सकता है आज रात ही कर देवे, मैं तुसी गल कर रही हैं, ਅਸੀਂ 2 हफ्ते ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ रही हूँ, आज रात कर देवे। हो सकता है 2 हफ्ते बाद ना करे, क्योंकि ट्रम्प एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। 2 दफा सिचुएशन रूम में गया है, सिचुएशन रूम में क्या बात हुई है, जो अभी तक दुनिया के इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं। देखें, प्रॉब्लम है फर्दू का। आई डोंट नो आपको फर्दू का अंदाजा है या नहीं है। जी, फर्दू ईरान के एक न्यूक्लियर साइट है, ठीक है, ठीक है ना, जिस जहां वो यूरेनियम अफजूदा कर रहा है, जो ठीक है। बेसिक उसकी न्यूक्लियर साइट है। ये एक पहाड़ी के नीचे है, पहाड़ के नीचे है, और 90 मीटर नीचे है। हुँ, जब ट्रम्प कल कह रहे थे ना कि इसराइल के पास ईरान की न्यूक्लियर साइट्स तबाह करने की सलाहियत नहीं है, तो ये बात ठीक है। इसराइल के पास ऐसा कोई बम नहीं है जो एक पहाड़ के 90 मीटर नीचे जाके तो कोई साइट तबाह कर सके। ऐसे बम सिर्फ अमेरिका के पास खुद हैं, और उनकी भी रिलायबिलिटी का एक क्वेश्चन है कि वो कितना नीचे जाएंगे, कितना तबाह करेंगे। तो ये बात तो ट्रम्प भी कह रहे हैं कि इसराइल के पास ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने की सलाहियत नहीं है, वो सलाहियत सिर्फ अमेरिका के पास है। लेकिन वो भी क्वेश्चनेबल है, उसके नतीजे में ताबकारी हो सकती है। आपको और मुझे चेरनोबिल का पता है कि ताबकारी के नतीजे में कई जी। 100 किलोमीटर फिर लाइफ नहीं होती। और अगर ईरान में कहीं ताबकारी होती है, तो फिर मेरा मतलब अरब भी सारे गए। मेरा मतलब कल्ला ईरान थोड़ी जाएगा। तो तो ताबकारी के खतरात तो हैं, तो किसी मुल्क की न्यूक्लियर साइट तबाह करना कोई इतना आसान नहीं है। वहाँ पे यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी होती है, इसलिए फ़र्दू पे हमला कोई आसान बात नहीं है। ये अमेरिका करे, उसका काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए, वो ज वहाँ लीकेज हो जाए, वो इसराइल तक पहुँच जाए, तो कई 100 किलोमीटर की बात है। बेला खित्ता सारा तबाह हो जाए। अमेरिका आज तक हिरोशिमा, नागासाकी की माफ़ियाँ माँग रहा है, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ जापान माफ़ी माँगनी पैंदी है। तो सवाल ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई आसान फैसला है ट्रम्प के लिए। अब वो कब करती हैं, कैसे करती हैं? आज मैं कुछ अमेरिकन पेपर्स देख रहा था, न्यूज़ वीक वगैरह देख रहा था, तो उनमें वो कह रहे थे कि जी ट्रम्प को एडवाइस किया जा रहा है कि टैक्टिकल वेपन यूज़ करें। अब टैक्टिकल वेपन वही है जो हमारे यहाँ शेख रशीद नहीं कहते थे, हमारे पास पाव-पाव, आधा पाव, डेढ़ पाव के बम हैं, एटम जी, बम जी। है। जी, जी। टैक्टिकल वेपन वही है, आध पा, डेढ़ पा दा एटम बम, छोटा ਜਿਹਾ बम। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੇ ਤਾਬਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੇ तो ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦੂ ਤੇ ਇੱਕ टैक्टिकल वेपन मारोगे तो ਉਹਦੇ भी ਤੇ नसायत हैं इनमें। तो बाकी तो इसराइल बमबारी करके तेहरान को मार रहा है, तेहरान वो सह रहा है, आगे से मिसाइल मार रहा है। अमेरिका आगे कौन सी नई बमबारी कर लेगा? एक न्यूक्लियर साइट ही तबाह करने का सवाल है ना, बाकी तो काम इसराइल कर ही रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा मुझे ज़रा ये बताइए कि फ़ील्ड मार्शल साहब का जो लंच हुआ, 2 घंटे की मुलाकात हुए ज़ाहिर है उसके बड़े चर्चे हैं। तो आज नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि मैं जब कनाडा में था, तो मुझे वहाँ पे ट्रम्प साहब ने कहा जी आइए हमारे पास बैठिए, खाना खाएँ, गपशप लगाएँगे। लेकिन मैंने माज़रत कर ली क्योंकि मैंने बड़ी किसी ये कोई उनके मुताबिक कुछ अच्छी जगह पे, कुछ धरती ऐसी पे आना था जो भगवान और देवताओं की है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ट्रम्प साहब बुलाएँ और मोदी साहब इनकार करें? और फिर ये बात भी 6 दिन पुरानी है, चाहते तो चक्कर तो लगा सकते थे ना सर? नहीं, ये बात अगले दिन ही भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने भी की। ठीक है। जो ट्रम्प और मोदी की गुफ्तगू के बाद भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने बयान जारी किया था, उसमें ये बात मौजूद थी। देखिए, जी, ये बुनियादी अखलाकियात की बात है। ट्रम्प और मोदी की मुलाकात G7 की साइडलाइंस पे तय थी। ठीक है। ट्रम्प जल्दी वापस आ गए। जो बंदा मुलाकात कैंसल करता है, सरबराह ममलिकत, वो कर्टेसी कॉल करता है कि जी मैं जल्दी आ गया हूँ, ये प्रॉब्लम हो गई है। आपकी मेरी मुलाकात कैंसल होती है। बुनियादी डिप्लोमेटिक कर्टेसीज़ हैं। उस कर्टेसी के तहत ट्रम्प का कॉल करना ही बनता था, क्योंकि ट्रम्प ने मुलाकात कैंसल की थी।
मोदी ने तो कैंसिल नहीं की थी कि मोदी फोन करता, और ट्रंप ने ही उसको बताना था कि मैं अब आपसे नहीं मिल सकूंगा, मैं आ गया हूँ। और ये भी एक रिवायती कटसी है कि आप उसके बाद कहते हैं कि नहीं नहीं, आप मुझे मिलने आ जाएं, मैं नहीं आ सका तो आप आ जाएं, आई एम वेटिंग फॉर यू। और दूसरा सरबराह मुमलिकत यही कहता है कि मैंने कहीं और जाना है, वो आ नहीं जाता। बहुत ही आउट वन इन द ब्लू होता है जो नवाज शरीफ के पास मोदी आ गया था। वरना फिर दौरा स्केड्यूल होता है, उसकी प्रोटोकॉल्स तय होते हैं, उसमें मुलाकातें, एजेंडा तय होता है, तो फिर आते हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी है वंस इन अ ब्लू मून। जो हमें रिसेंट हिस्ट्री में पता है, वो मोदी अफगानिस्तान से वापसी पर नवाज शरीफ के पास रुके, वरना यूजुअली हेड्स ऑफ द स्टेट ऐसे नहीं करते। और मोदी ने भी डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के तहत यही किया कि मेरा अगला प्रोग्राम तय है, मैं फिर आऊंगा। और दूसरा, उन्हें पता था आसिम मुनीर इस वक्त वाशिंगटन में है, वो क्यों उसके खुद को आसिम मुनीर के मुकाबले पे लाते। तो आई थिंक दोनों ठीक थे, ट्रम्प का फोन करना भी बनता था, मोदी का नो कहना भी बनता था, ऐसी बिल्कुल कोई ठीक बात। बिल्कुल ठीक है। हम्म, अमित शाह जो है एक तगड़े वजीर हैं भारत के, उन्होंने अभी बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि हम लोग जो पाकिस्तान को पानी जा रहा है वो डाइवर्ट करेंगे, नहर बनाएंगे और अपना पानी सारा जो है राजस्थान लेके जाएंगे। क्या भारत का ये बयान देना ऐसा प्रैक्टिकली कर सकते हैं सर वो? सिर्फ देखिए 10 साल का प्रोजेक्ट है। आज जी की नहर बनानी शुरू करेंगे, 10 साल लगेंगे। विच 80 कदी मिसाइल मार देंगे तो नहर तबाह हो जाएगी, गल मुक जाएगी, जिन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाएगा। लड़ाई वाली गल है ना जी। फिलहाल तो वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, आप समझे। उनके ऊपर हार का एक स्टिग्मा है, उस हार के स्टिग्मे को वो जस्टिफाई करना चाहते हैं। कभी कहते हैं पानी रोक लेंगे, कभी कहते हैं कुछ। लेकिन टेक्निकली मैं नहीं समझता कि पानी रोका जा सकता है या वो पानी रोकेंगे, क्योंकि आप समझे कल इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जी हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने उसको इग्नोर किया। कल इस्लामाबाद में पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का मुश्तरका इजलास हुआ है और एक ट्राइलेटरल फोरम बना है। जी ठीक है ना? पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के सेक्रेटरी खारजा इकट्ठे बैठे हुए थे और एक ट्राइलेटरल फोरम। ये भी तो एंटी इंडिया अलायंस है। इंडिया को 3 हमसाए इकट्ठे हो गए हैं इंडिया के खिलाफ। चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो कोई इतनी इजी पोजीशन में भारत नहीं बैठा खित्ते में कि जो दिल चाहे करे। ऊपर चाइना बैठा है, इधर बांग्लादेश बैठा है, इधर हम बैठे हैं। सारे ही उसके खिलाफ हैं। तो मुझे कोई इंडिया इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं लगता कि मन मर्जी कर ले। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल हो रहा है कि जो फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात है इसमें कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं था, क्या ये सवाल जायज है सर? तो मोहसिन नकवी साहब सन, नेशनल क्यों सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल आसम मलिक सन, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। सर वो तो अपना ही स्टाफ होया ना सर। ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿਆਲਾ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿਆਲਾ ਚ। अगर अगर शहबाज शरीफ साथ होता तो फिर भी कहना था वो तो ना था अपना है। देखिए, जो ओवरसीज से उनकी गुफ्तगू है ना, जी उसके मिनट्स जो मेरे तक पहुंचे हैं, जो वहां जी लोग मौजूद थे, मैंने उनमें से 3-4 लोगों से बात की है। जी उन्होंने कहा है कि मैं अमेरिकन्स को कहने आया हूँ कि आप $500 बिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए यूक्रेन की जंग लड़ेंगे, हमारे पास $1 ट्रिलियन की है और हमारे यहाँ जबरदस्त। अमन भी है, तो आप हमारे साथ डील करें। मेरे ख्याल में ये इब्तदाई बातचीत के लिए आसिम मुनीर साहब गए हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स की डील के लिए और ट्रेड डील के लिए, कि जी ऑयल एंड गैस निकालें और रेयर अर्थ मिनरल डील करें। क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने ये भी कहा कि अगर हम रेकॉर्ड एक फुल लेंथ पे चला लें तो जितना कर्जा है पाकिस्तान का वो 3 साल में अदा हो जाएगा। $125 बिलियन तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब नेक्स्ट स्टेप में कल मार्को रूबियो ने शहबाज शरीफ को फोन किया। जब ये रेयर अर्थ मिनरल्स की डील साइन होगी तो फिर शहबाज शरीफ जाएंगे, ठीक है ना जी। फिर वो जाएंगे और वो डील वो साइन कर लेंगे। ये तो फर्स्ट स्टेप में किसी ने जाके अमेरिकन से बात करनी थी और मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल से बेहतर कोई नहीं हो सकता था जो जाके अमेरिकन से बात करता, सारी सीआईए से, पेंटागन से, उनको डील के लिए। आपको पता है उनका मिनरल्स का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन 3 माह पहले पाकिस्तान आया भी था अमेरिकन का, जब हमने मिनरल्स कॉन्फ्रेंस कराई थी। जी तो अगर चीजें मेच्योर कर लेते हैं तो उसके बाद साइन करने तो दूल्हा शहबाज शरीफ ही जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मुस्लिम ममालिक की जो तंजीम है उसके जो वज़राए खारजा का इजलास इस्तांबुल में हो रहा है, उस पर क्या हाँ। कहेंगे? कोई असर पड़ेगा इसका सर? ओ सर जी, मैं आज फिगर्स देख रहा था। जी पिछले 1 साल से गाजा में लड़ाई हो रही है,
गाजा के जी बच्चों बिल्कुल की हो रही तस्वीरें आ रही हैं। जी 50 इस्लामी ममालिक के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं। उनमें से किसी एक 50 ने भी खत्म, उनमें से किसी भाई 4 के ही नहीं है ना। सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, बाकी तो सब ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। आप बताएं ना। ट्रू ट्रू बिल्कुल ट्रू, ठीक है ठीक है ना। तो अगर 54 इस्लामिक ममालिक हैं तो 50 के तल्लुकात हैं। किसी एक ने 1 साल में उसके साथ सफारती तल्लुकात खत्म किए। किसी एक बिल्कुल ने बिल्कुल अपने सफीर वापस भेजा है कि आप बमबारी कर रहे हैं। मैं देख रहा था पिछले 1 साल में अरबों डॉलर की तो तुर्की और इसराइल के दरमियान ट्रेड है। तो तैयब अर्दगान साहब की भी तकरीरां ते ना जाओ, उन्हां दी भी ट्रेड इसराइल नाल जारी है। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं मुस्लिम सर ममालिक देखें, ये मुस्लिम ममालिक इसराइल पर माशी पाबंदियां लगाने को भी तैयार नहीं कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो फिर मेरे मेनू की तो ओआईसी तो बस ठीक है, सब बैठे उन्होंने गुफ्तगू की और फिर चले गए, बस ठीक है। ठीक रोटी छोटी प्रोग्राम खा दी है रोटी छोटी खा दी चोरसा वाली खाते हैं कि चलिए सर अजब जरा अब जरा आ जाए प्रोपेगंडे पे एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो हर महाज में लड़ रहा है मेरी मुलाकात हुई जब ये हमारा वफद आया हुआ था ब्रसल में तकरीबन सभी से हुई हिना बानी खर से भी हुई मुसद्दक मलक खुरम दस्तगीर शीर रहमान वगैरह से तो उनके बकौल बहुत बड़ी कामयाबी थी लोगों ने बात सुनी जो लोग हमारी बात नहीं सुनना चाहते थे लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई प्रोपोगंडा में मसरूफ है क्या इस वक्त पे थोड़ा सा प्रोपोगंडा रुक नहीं जाना चाहिए सर क्यों रुक जाना चाहिए सर? अच्छा जी तो दुआ करो करते रहें। अच्छा जी लेकिन फिर ये जो चलो वो तो कर रहे हैं लेकिन ये जो यूट्यूबर और ये सहाफी जो ना बंद कर दिता तो संदेले दा की बनू। उन्होंने हमें भी कुछ लाइन देने के लिए ये सिलसिला जारी रखना होता है ये बात भी ठीक है नहीं आप नहीं, ठीक है, वो जिस काम लगे हैं आप दुआ करें, वो करते रहे। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है तो फिर ये जो आपको पता है पिछले दिनों जो एक ट्वीट किया एक यूट्यूबर ने इंग्लैंड में बैठे हुए और वो बिल्कुल फेक के पाकिस्तान ने अड्डे दे दिए हैं और बाद में उन अड्डों का बड़ा मजाक उड़ाया गया कि अड्डे तो मांगे हैं लेकिन 2 अड्डे मांगे हैं और वो दोनों अड्डे जो हैं वो उसको साथ एक लफ्ज लगा करके एक बनीगल और जुमान पार्क वाला वो काफी मजाक उड़ाया गया उसका लेकिन खबर तो फैलाई गई ना सर हाँ हाँ, खबरें तो फैलाई जाती हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को सेटिस्फाई रखने के लिए इस किस्म की हरकतें करते हैं। और उनका जो फॉलोअर है, वो कल्ट फॉलोअर, वो इस किस्म के डिसइंफॉर्मेशन पे यकीन रखता है। और वो अब उस उनके फॉलोअर को कब अकल आएगी ये वक्त बताएगा। लेकिन खड़ा तो सारा मामला उनका झूठ पर ही है ना। उनका मामला सच पे तो नहीं खड़ा, उनका मामला तो झूठ पे ही खड़ा है। तो वो झूठ गढ़ते हैं कि हमारा जो वोटर है वो झूठ पे खड़ा है, उन्होंने उसको झूठ पे ही खड़ा रखा हुआ है ना, सच पे तो नहीं वोटर को खड़ा रखा हुआ। बिल्कुल ठीक है खान साहब दा ट्वीट कोई तुम समझते हो कि आना चाहिए या अगर नहीं आया तो कोई गल नहीं फिर की फर्क पैंदा वो सर जी ਇਹ ਉਂਝ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ नवाज शरीफ ने मोदी की मजम्मत नहीं की थी, ने ਉਹਦੀ नहीं की थी। मैटर करता है, रियासत की पॉलिसी मैटर करती है, रियासत अपनी पॉलिसी देखनी चाहिए, अफराद नहीं मैटर करते। नहीं सर इमरान बिल्कुल खान को मैटर नहीं करते सर मैटर नहीं करते लेकिन उम्मते मुस्लिमा का लीडर जिसको कहा जाता है उसके लोग उसको वो कहते यार हैं उसको सर ना करे, अच्छा है कल ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਠੀਕ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। तो क्या हालात हैं सर जेल में ही है या कोई कोई बेहतरी हो रही है कुछ चीजें बेहतर हो नहीं रही मैं हैं मुझे या तो पता लगा कल तेरे घर आए हुए थे डेनमार्क, खाना शाना खाया है उन्होंने, शाम की फ्लाइट से वापस चले गए। नहीं मतलब कि क्या रिपोर्टें हैं सर को मतलब कि अभी 2 साल कोई बेहतरी खान साहब के मामलात में नहीं सर क्यों आएगी? अच्छा जी देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर इट। मेरे ख्याल में खान अभी साहब जब खुद भी नहीं चाहते अभी आसिम मुनीर साहब अमेरिका गए, उन्होंने क्या किया? हम्म मतलब उन्होंने तो एहतजाज किया इतवार को और पीर को उनकी टूटे थी कि सारी मुलाकातें मंसूख हो गई हैं हमारे एहतजाज के बाद। जी उधर अपनी इज्जत देनी थी कि ट्रम्प नाल मुलाकात हो गई। बात ये है कि वो एट वॉर है विद आसिम मुनीर। आसिम मुनीर उनके साथ सुलह करेगा तो अपनी मौत को आवाज देगा।
और हाँ, मुझे ये नहीं बात तो लगता है। वो सुलह करेगा। आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल ठीक है। हाइब्रिड निज़ाम कहा गया है कि हाइब्रिड निज़ाम है, अगर पहले हो जाता तो मामलात इतने खराब ना होते। तो आप समझ रहे हैं कि अभी ये जो हाइब्रिड निज़ाम है ये ठीक है, चलना चाहिए, कोई इसी से बेहतरी पैदा हो रही है तो? सर 10 साल फौज और हुकूमत की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मुल्क की अच्छा जी, तरक्की पे तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है। असल में इस लड़ाई में हमने मुल्क डुबो दिया है। हुँ, अभी 10 साल सिर्फ आपको पाकिस्तान की मईशत ठीक करनी चाहिए, पाकिस्तान के हालात ठीक करने चाहिए, टैक्स रिकवरी ठीक करनी चाहिए। जमहूरियत को ठीक कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं। जब मुल्क में 4 पैसे होंगे ना, जमहूरियत भी ठीक कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। अभी जो एक टीम बन गई है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की, इन्हें मिलकर मुल्क को ठीक करना चाहिए। मैं इसमें कोई डिसरप्शन, इस निज़ाम को आप कोई भी नाम दे दें। फिलहाल ये निज़ाम जो है ये पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामन है। इसके नज़दीक इसके ज़रिए पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। हमें उसके लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सर 1-2 चीज़ें और हैं, उधर एक तो ये फरमा दीजिएगा कि जिस तरह आपकी कौम ने जंग को बड़ा एन्जॉय किया पाकिस्तानियों ने, ईरानी हुँ। कौम की क्या खबर है? ईरान वाले इस जंग को कैसे देख रहे हैं? उनकी कौम क्या अपनी क़यादत के साथ खड़ी है? या फिर क्योंकि वहाँ पर भी तो रेज़ीम चेंज के बारे में कहा जा रहा है ना कि वो रज़ा पहलवी साहब पर तोल रहे हैं। सर कल जुमे के इज्तिमात तो बहुत बड़े थे। अच्छा जी। जो जुमे के इज्तिमात की वीडियोज़ आई हैं वो तो बहुत बड़ी। अब जी। देखिए ना, एक मुल्क पे बमबारी हो रही है, एक मुल्क में मिसाइल चल रहे हैं। ऐसे में बड़े-बड़े जुमे के इज्तिमात क्या ज़ाहिर करते हैं? तो लोग जो हैं वो अभी खौफ हैं, ज़रूरतमंद हैं, वो अभी इस जंग के साथ खड़े हैं, जो भी रजीम जंग लड़ रही है। मेरे ख़्याल में शो ऑफ स्ट्रेंथ कल फ्राइडे को हुआ है बड़े-बड़े जुमे के इज्तिमात से। बाकी आगे चल के देखते हैं कि कब नर्व्स ब्रेक होते हैं, कब लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये जंग उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। आपको पता है उन्होंने पहले इराक के साथ भी कोई 8-10 साल जंग लड़ी है। जी। और अब भी मेरा मतलब है कि अब ये देखने वाली बात है अमेरिका कब एंटर होता है, उनका कोलैटरल डैमेज कब होता है। अभी तो एक सेंस ऑफ विक्ट्री भी है क्योंकि उनके मिसाइल इसराइल में जाके हिट कर रहे हैं। कल को मिसाइल खत्म हो जाते हैं या कोई ऐसा लीथल वेपन यूज होता है जिससे कि तेहरान में कोलैटरल डैमेज होता है। जंग में सूरत-ए-हाल दिन-ब-दिन बदलती है। हम तो आज की सूरत-ए-हाल पे बात कर सकते हैं ना। कल क्या हो हमें क्या पता, जंग है। बिल बिल्कुल ठीक है, जंग में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसराइल का नुकसान हुआ है वहाँ पे जो, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो सारी बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है ना। लेकिन क्या नहीं इसराइल का कल नुकसान। देखिए कल उन्होंने डायमंड ग्लोबल एक्सचेंज पे मिसाइल मारा है। जी। इसराइल का 15% जो एक्सपोर्ट है वो डायमंड की है। हुँ, ठीक है ना? वो पूरे अफ्रीका के तनाज़े वाले जो इलाके हैं, डायमंड की मिलों से अपने वहाँ से डायमंड लाता है, रिफाइन करता है और डायमंड एक्सपोर्ट करता है। और डायमंड ग्लोबल एक्सचेंज जो है वो दुनिया की 15% ऑफ द डायमंड मार्केट को कंट्रोल करती है। वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। उस पर कल मिसाइल लगा है और इससे पहले स्टॉक एक्सचेंज पे लगा है। ईरान जो है वो उनके इकोनॉमिक सेंटर्स को हिट कर रहा है और वो इकोनॉमिक सेंटर्स को हिट करने से इसराइल को नुकसान होगा। अब ये देखने की बात है कि कितना वो कर लेते हैं, कितना नहीं कर सकते, लेकिन वक़्त के साथ-साथ ही है। आगे चल के देखेंगे कि ये मिसाइल कितने अरसे चलते हैं, नहीं चलते हैं, इनका कोई तोड़ निकलता है। अभी तो देखिए उनके बैलिस्टिक की सक्सेस रेशियो तो 6% थी, लेकिन उनके जो सजील मिसाइल है, ये इसकी सक्सेस रेशियो 100% है, ये लग रहे हैं। हुँ, बैलिस्टिक तो रास्ते में आयरन डोम रोक रहा था, 6% सिर्फ हिट हो रहे थे। ठीक है। 94% रास्ते में रुक रहे थे। ये अब जो है ये जो सजिल लाए हैं वो, ये तो 100% हिट कर रहा है, इसको उनका डोम नहीं रोक पा रहा। लेकिन ये मिसाइल उनके पास बहुत कम है, ये रोज़ाना के सिर्फ वो 3 या 5 ही चला रहे हैं। इसका मतलब है तादाद कम है। हुँ, 100-100 करके नहीं चला रहे, 10-10 करके नहीं चला रहे, 3, 5, 2 बहुत सारे मिसाइल्स के बीच में 2 ये भी चलाते हैं, जिसके डैमेज की खबरें हमारे पास आती हैं, हिट यही डैमेज मिसाइल कर रहे हैं। तो अब ये देखने की बात है कि उनके पास कितने हैं, कब तक मारते हैं, इसका कोई हल निकलता है। लड़ाई में तो सूरत-ए-हाल बदलती रहती है। सही, बिल्कुल सही। आखिर में ज़रा बजट पे बता दीजिएगा। पंजाब हुकूमत का बजट कहा जा रहा है कि टैक्स फ्री बजट है, दूसरा टैक्स कोई नहीं लगाया। तो इस बजट को कैसे देखते हैं? पिछले साल सुना है कि 90% अपना फंड जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो सूबों ने लूटल मार लगाई हुई है ना टैक्स फ्री बजट देने की, मैं इसके जी, सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है। अब ये तो उसकी वजह है कि सारा बोझ आपने मरकज़ पे डाला हुआ है। हुँ, टैक्स मरकज़ लगाए, रिकवरी मरकज़ करे, सूबों ने लूट सेल लगाई हुई है।
आप बात समझे, सारे सूबे टैक्स फ्री बजट दे रहे हैं, ये कोई बात है? सूबे अपना बोझ उठाने को तैयार ही नहीं, वो समझते हैं मरकज से पैसे आएंगे, हम सूबा चलाएंगे। आप बात समझे, मरकज को तो ये कर देना चाहिए कि जो सूबा अपने 50% वसाइल नहीं पैदा करता, हम उसको पैसे नहीं देंगे, ताकि हम्म, मरकज खुशहाल हो। बिल्कुल मरकज जी। खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। आप बात समझे, जी। हमारे यहाँ सूबे टैक्स फ्री बजट देके, मैं वैसे टैक्स फ्री बजट के हक में हूँ, लेकिन अगर वो मरकज का हो, मेरे पे टैक्स तो सारे मरकज ने लगाए हुए हैं। सूबे क्या कर रहे हैं? सूबे मौज मस्ती कर रहे हैं। चाहे केपी हो, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कुछ हो, पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल मॉडल है, ये बदलने वाला है जब आपने सूबों को खुद मुख्तारी दी है। जब आप कह रहे हैं हमने 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी दे दी है, तो माली खुद मुख्तारी भी दे दें, खर्चा उठाएं अपना। क्यों नहीं उठाते? ये क्यों तो वही हो मरकज ना। को कहते हैं पैसे? सही, सही। मतलब ठीक है ना, अमीर प्यो दी ਜਿਹੜੀ प्रॉपर्टी है वो मतलब पुत्र खाते जा रहे हैं। पुत्र खादी जा रही है। मैंने मतलब प्यो अपने आप ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦਾ है, तो थले औलाद मस्ती करी जा रही है। हम्म। हाँ, तो सूबों को अपना ठीक बोझ उठाना चाहिए। बिल्कुल, ये चाहिए। आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया। मुजफ्फर साहब, हाँ, बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपका। सलामत रहें, थैंक खुश यू, रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और आपको हम देखते रहते हैं, आपका हर वीलॉग जो है वो हमारी नज़रों से गुज़र के बच नहीं सकता सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक यू। थैंक अल्लाह यू। हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।